Your attention. I have, please note down, I have not written a reflection. I have written a refraction. This is entirely different from the reflection process. Okay. To understand it, first of all, you should be known to the fact what is meant by transparent rarer medium, transparent rarer medium, and transparent optical medium, transparent denser medium. It should be noted that teacher has put the word transparent rarer medium, not the rarer medium only. That means I am classifying the medium from the optical view, not from the view by the simple formula, mechanical formula, which you were knowing in your junior classes. Density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. This is the formula of mechanical density. It has nothing to do with, it has nothing to do with क्या बेटे, this thing. जब ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर की बात आती है तो ये जो नॉर्मल फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं। तो पहली बात तो ये प्रिकॉशन पता होनी चाहिए, जो कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होती। दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या है। योर अटेंशन बेटे, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर और ग्लास, इन दोनों में से लाइट की वेलोसिटी कहां पर ज्यादा है, where the light velocity is more, so you will do the experiment and you will find light velocity is higher in water but light velocity is lesser in glass. तो ये दोनों मीडियम तुलनात्मक दृष्टि से फ्रॉम द कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू वाटर रेयर मीडियम होगा और ग्लास डेंसर मीडियम। यानी टीचर ये कहने की कोशिश करता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट in rarer medium, rarer is written R in the circle, is larger than velocity of light in denser medium. The notation of the denser medium is put D in the circle. So this is the only definition. जहां लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम और जहां कम होगी वो डेंसर मीडियम। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर मान लीजिए मैं आपके वाले मीडियम नहीं लेता, मैं तो ये लेता हूं एयर एंड वाटर, अब बताओ किसमें कौन सा रेयर है। तो मैं कहूंगा बेटे एयर में डेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, पानी में कम है, तो इन दोनों केसेस में एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम। जबकि अपर पेयर, जो अपर पेयर था उसमें वाटर रेयर मीडियम था, ग्लास डेंसर मीडियम। तो बच्चा कहेगा सर आपने एयर को रेयर बोला, वाटर को डेंसर, दैट मींस कैन आई कंक्लूड दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर is larger than velocity of light in water? I said yes, you can conclude, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये पक्की बात है। तो टीचर ने अभी तक अपने बच्चों को एक ही लर्निंग पॉइंट समझाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट रेयर एंड ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम, और ये भी एक प्रिकॉशन बता दी कि ये जो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, इसका ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है, वो अलग चीज। जिन बच्चों को ये फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया आज का,
प्लीज गिव द फीडबैक बाय वेविंग योर हैंड, राइट हैंड। शाबाश, मेरे को पता लगना चाहिए बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। नाइन्थ जी पर्टिकुलरली, नाइन्थ जी, आई एम आस्किंग नाइन्थ जी, हैव यू अंडरस्टूड इट? वेव योर हैंड बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ये थोड़ा सा टीचर को चाहिए होता है कि उसको पता लगे कि बच्चे फिजिकली प्रेजेंट हैं या मेंटली भी प्रेजेंट है। शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा स्कूल का, और इसका क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है जिन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन बना रखा है। शाबाश बेटे। सेकंड लर्निंग पॉइंट देखते हैं अब हम, आखिर ये रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनना बेटे। मान लीजिए मेरे पास ये सेपरेटिंग लेयर है और इसके इस तरफ रेयर मीडियम है बेटे और नीचे डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो गया? डिमार्केशन सरफेस, सेपरेटिंग सरफेस। लेकिन साइंस के एंगल से आप इसको ना डिमार्केशन बोलोगे ना सेपरेटिंग, आपने इसको बोलना है, शाबाश, अगर पूछ लिया जाए, रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज, EDGE, which separates the rarer and denser medium. ओके, अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट आई विल थ्रो द लाइट। तो लाइट फॉल्स इन, it falls always in a straight line, and this property of the light that it travels in a straight line, उसके लिए हमने लास्ट टाइम क्या वर्ड यूज करा था बच्चे, याद होना चाहिए, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन says the ray of light travels in the same straight line, it cannot change its same straight line path by its own। खुद से ये अपना रास्ता चेंज नहीं कर पाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में जाती रहती है जब तक कि इसको मजबूर ना किया जाए अपना रास्ता चेंज करने के लिए। ओके, तो जिस जगह पर लाइट गिरती है उस पॉइंट पी को स्पेशल नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझदार बच्चा लिख नहीं रहा होगा, साथ के सिर्फ सुन नहीं रहा होगा, लिख भी रहा होगा। पॉइंट पी को क्या बताया टीचर ने? मैं सारी बातें लिख के नहीं बोलूंगा बेटे, कुछ कुछ आपने खुद से ही नोट करनी है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, शाबाश। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये इंसिडेंट रे आई, और यहां पर टीचर ये जो ग्रीन कलर की लाइन लगा रहे हैं, एवरीबॉडी सी दिस ग्रीन कलर लाइन is making 90-degree angle with the yellow color line. Okay, तो green color line is called as normal। नॉर्मल, ओके, NL से भी लिख देते हैं इसको। वन मोर थिंग, अब टीचर एक एंगल मेंशन कर रहे हैं ब्राउन कलर से, सॉरी चलो ग्रीन कलर से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस। क्या बोलते हैं? स्मॉल जी, एंगल ऑफ ग्लांस। तो बच्चा मेरे को बोलेगा सर इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे एंगल ऑफ ग्लांस को? तो टीचर कहेगा बेटे दिस इंसिडेंट रे हैज मेड सर्टन एंगल विद द रिफ्रैक्टिंग एज। द एंगल बिटवीन येलो कलर्ड रिफ्रैक्टिंग एज and white colored incident ray is known as angle of glance. You can also call it glancing angle। और एक एंगल ये है बेटे जिसको टीचर येलो कलर से शो कर रहे हैं, जिसपे ट्रिपल लाइन लगाई है टीचर ने, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से मेंशन कर रहा है टीचर। ओके, अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटे ये रे ऑफ लाइट किधर को जाएगी जब ये रेयर से डेंसर में जाए, बच्चा कहता है सर जैसे पानी से ग्लास में जाए। आई सेड यस, जैसे पानी से ग्लास में जाए, रेयर से डेंसर में जाए, तो ये किधर को जाएगी? अब जिसको साइंस की नॉलेज नहीं है ना, वो बोलेगा सर ये अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को मेंटेन करेगी, ये इधर को जाएगी जिधर को आप डॉटेड पाथ दिखा रहे हो, जिधर को जा रही थी उधर ही जाती रहेगी। एक्सपेक्टेड पाथ होता है ऐसा
नॉन साइंस पर्सन को। लेकिन रियलिटी में ये रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो एक्सपेक्टेड डॉटेड पाथ को छोड़कर नॉर्मल की तरफ झुकाव शो करती है। यानी कि ये रे ऑफ लाइट निकलेगी कहां से? जिधर से टीचर ब्राउन रे ऑफ लाइट दिखा है, ऐसे जाएगी। यानी इसने व्हाइट कलर का डॉटेड पाथ छोड़कर ब्राउन कलर का पाथ फॉलो करा जो कि नॉर्मल की तरफ झुकाव दिखाता है। कितने एंगल से झुकाव दिखाता है? उस एंगल को टीचर जिसको पिंक कलर से मेंशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके। और जो ये ब्राउन कलर की रे ऑफ लाइट दिखाई है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, आर आर, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो प्रोसेस है कौन सी? कि जब लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो वो अपना ओरिजिनल डॉटेड पाथ को छोड़कर कोई और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर लेती है। इस प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन। सो बच्चा बोलेगा सर इंग्लिश में बोल के दिखाना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, it leaves its same straight line path and follows another straight line path. Correct? When it enters from rarer to denser, it deviates towards the normals. Okay? This process is known as refraction. शाबाश, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। ओके। अब यहां पर एक टीचर एंगल अपने बच्चों को शो कर रहे हैं जिस एंगल को व्हाइट कलर से मेंशन कर रहा हूं मैं, दिस वन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो कौन से चार एंगल बताए टीचर ने? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। और ये पूरी प्रोसेस क्या है? रिफ्रैक्शन है। और अगर पूछा जाए सर ये इसने रे ऑफ लाइट ने अपने डॉटेड पाथ को क्यों नहीं मेंटेन करा, वो ब्राउन कलर की तरफ क्यों चलेगी? तो टीचर का आंसर है रिफ्रैक्शन प्रोसेस, इसी को बोलते हैं। सर लेकिन रिफ्रैक्शन प्रोसेस होती क्यों है? तो उसका रीजन है ये, रे ऑफ लाइट इज डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन रेयर मीडियम एज वेल एज डेंसर मीडियम। और लाइट की ये कोशिश होती है रे की, वो उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें उसको जाते वक्त मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़े। तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन काज कैन बी समड अप इन टू लाइंस। नंबर वन, velocity of light in optically different medium is different. Number two, bete, light ray always travels that straight line path where it follows, where it faces minimum obstruction। जिस रास्ते से, जिस स्ट्रेट लाइन रास्ते से उसको कम से कम रुकावट का सामना करना पड़े उधर से लाइट निकल। ओके। अब ये थी मेन प्रोसेस जिसको मैंने रिफ्रैक्शन को समझा दिया। और इस तरफ तो टीचर ने आपको सिर्फ रेयरर एंड डेंसर मीडियम ही समझाया है। ओके। जिन बच्चों को ये इतना समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड। फीडबैक देना है आपको, कसम है अगर आपको समझ आ गया और अपने हाथ खड़ा करने से सुस्ती करी। आपको कसम है पेरेंट्स की। अपने साथ वाले बच्चे को बोल दो अगर उसको नहीं पता लगा। तो मैं देख रहा हूं कि नाइन्थ सी में सेंट्रल लाइन में एक गर्ल को नहीं समझ आया सेकंड बेंच पे, बाकी सारे स्कूल का हाथ खड़ा है। चलो शाबाश, मेरा पर्पस फिर भी पूरा हुआ। थैंक यू, थैंक यू डाउन। अब मैंने इस रिफ्रैक्शन प्रोसेस से लिंक्ड कुछ मैथमेटिकल चीजें बतानी है आपको, सम मैथमेटिकल। ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया, इसका वाई समझाया, तो मैं फिगर को एज इट इज रखूंगा बेटे और आपको मैं समझाता हूं कुछ इधर। ये ऐसे करते हैं, देखिए
स्पेस बन जाती है उधर। तो मैं इस तरफ से इरेज कर रहा हूं, कुछ स्पेस बना रहा हूं और अपने बच्चों को कुछ मैथमेटिकल पॉइंट बता रहा हूं, यानी इन द फार्मूला बेस्ड। शाबाश, ध्यान से सुनो। उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जो इस फिगर को याद रखेंगे। एक बार देख लो अच्छे से। नंबर वन, नंबर वन, in case you add r and delta, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कौन सा एंगल बनेगा? सभी बच्चे कहेंगे ये एंगल बनेगा जिसको आप येलो कलर से शेड कर रहे हो। इससे दोनों को ऐड करने से यही बनेगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये येलो कलर का शेडेड एंगल वर्टिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट है। और मैथ में हमने पढ़ा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन का टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। नोट कर लो, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। एक बच्चा मेरे से पूछता, सर अगर अपोजिट होता, लाइट हम कांच से पानी में फेंक देते, कांच से पानी में यानी डेंसर टू रेयर, तब ध्यान से सुन लो, फिर ये इस प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। प्लस की बजाय क्या आ जाएगा? माइनस, इन केस लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड लर्निंग पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। देख भी लो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस येलो कलर से, एंगल ऑफ ग्लास ग्रीन कलर से, दोनों का टोटल करा तो ये 90 डिग्री बन ही रह गए। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। थर्ड बात बच्चे, तीसरी बात, कोई बच्चा बोलेगा सर रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है, ये कैसे पता लगेगा? ये ज्यादा हुई है या कम हुई है, ये रेयरर और डेंसर मीडियम की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ज्वाइंट, कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर उठा है। अगर इन दोनों मीडियम में से मैं किसी एक को भी चेंज कर दूंगा तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। यानी पानी और कांच के लिए अलग है, एयर और कांच के लिए अलग है रिफ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, एयर और वाटर के लिए अलग होएगा। ठीक है, तो इसको नोट कैसे करते हैं रिफ्रैक्शन ज्यादा होएगी कि कम? ध्यान से सुनो, पिंक कलर का एंगल टीचर ने एक ही कलर मेंशन करा हुआ, पिंक कलर से एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, जितना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, जितना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन। ओके, देख लो क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन डॉटेड व्हाइट कलर पाथ। और कोई बच्चे कहते हैं सर इसको भी बता सकते हैं आगे, डेल्टा को, कि ये कब ज्यादा होगा? यस, उसका भी रूल सुन लो। टीचर ने बोला था वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज्यादा है, यस। और टीचर ने बोला था वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम है, यस और नो। इन दोनों का डिफरेंस कर लो। मान लीजिए दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस है डेल्टा वी। जितना डेल्टा वी ज्यादा होगा उतना डेल्टा एंगल ज्यादा होगा। जितना ये वाला भी डेल्टा होता है, इसको लार्जर डेल्टा हो, जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा।
और जितना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा। ओके, और भी कुछ सीखना है? हाँ सीखना है, बिल्कुल सीखना है। एक साइंटिस्ट था, वो कहता है ये सारी बातें आपकी ठीक है, समझदार बच्चा नोट कर लेगा इन पॉइंटों को। वो कहता है कि रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है, इसका एक मेथड और भी है बताने का। कौन सा? आप रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको। कहते हैं एक मैं पैरामीटर आपको बताता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई है या कम। हमने कहा बताओ जी वो क्या है। तब उसने क्या बताया, ध्यान से सुनो। वो कहता है लेट मी मेक सम स्पेस हियर। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं बेटे। ये देखो, शाबाश, सभी बच्चे अटेंशन क्रिएट करेंगे। सो उस बंदे ने बोला कि आप वेलोसिटी ऑफ लाइट, जहां से आई है लाइट, वो ऊपर रखो, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जहां एंटर करी है लाइट, वो नीचे रखो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ये जो रेशियो होती है, इसको बोलते हैं म्यू। और इसका नाम उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है जितना म्यू ज्यादा होगा उतना डेल्टा भी ज्यादा होगा। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, larger will be angle of deviation and larger will be refraction magnitude। ओके, ये उसने हमें मेथड बताया। और इस साइंटिस्ट का नाम था स्नेल। हमने कहा सर फिर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? कहते बस इसी की इंग्लिश बना दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कहा सर कौन से मीडियम का बोला जाएगा? कहता लाइट जिसमें बाद में एंटर करे उसका बोलना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कहां से आई? रेयरर से। विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, यहां से यहां गई लाइट, ऐसे बोला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर is defined as a ratio of velocity of light from rarer medium to the velocity of light in denser medium। एक इस बंदे ने और बोला कि इसी म्यू को निकालने का एक मेथड और भी है। मैंने कहा सर वो भी बता दीजिए सर प्लीज। तो कहता हूं जो मैं अब बताने लगा हूं उसको स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाएगा। उसका पर्पस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है। याद रहे टीचर ने इसका नाम क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये यूनिटलेस होता है बेटे, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस। और सबसे ज्यादा होता है ये, आज तक देखा गया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आज तक सबसे ज्यादा पाया गया। ओके, अब सुनो। इस बंदे ने बोला आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है? हमने कहा सर यस, येलो कलर से मेंशन है, ट्रिपलेट लाइन लगी हुई है। आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है? हमने बोला यस सर, व्हाइट कलर से मेंशन है। तो कहता है इन दोनों का आप साइन निकाल के, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल के रेशियो ले लो, तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। इसको स्नेल्स लॉ बोल। हमने कहा सर ये क्या लिख दिया आपने, एस आई एन साइन, ये क्या चीज होती है? तब उसने बोला कि ये एक मैथमेटिकल रेशियो है जिसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको 10th क्लास में होएगी, लेकिन आपको फिलहाल ये फार्मूला रट्टा लगा लेना अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अगर आपको ये लॉ ना लगाना है तो इसी म्यू को निकालने का तरीका ये भी दे दिया उसने। ये जो टीचर ने करली ब्रैकेट बनाई है येलो कलर की, ये डेफिनेशन भी बताती है किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो आप लोग बच्चे प्रैक्टिकल की कॉपियां बनाते हो, प्रैक्टिकल की कॉपी के फ्रंट पे आप इंडेक्स बनाते हो, कौन सा प्रैक्टिकल कितने पेज नंबर पर, उसका नाम क्या है बताते हैं ना, डाटा बताते हैं। तो इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, सूचना देने वाला। किसकी? रिफ्रैक्शन प्रोसेस के मैग्नीट्यूड की सूचना देने वाला। जितना म्यू ज्यादा होगा
उतना डेल्टा ज्यादा होगा, उतना रिफ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। जिन बच्चों को ये मैथमेटिकली समझ आ गया सारा, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड, आई नीड दी फीडबैक। फिर से मैं कसम देनी पड़ेगी क्या? कसम देनी पड़ेगी। जिन बच्चों को समझ आ गया और उनका हाथ नहीं खड़ा, मैं बोलने लगा हूं उससे पहले ही बोल दो अपना हाथ खड़े। ओके, डाउन डाउन, थैंक यू। अब वो बच्चा भी हाथ, रेज योर लेफ्ट हैंड, इस बार लेफ्ट हैंड खड़ा करो विदाउट एनी फियर। जिसको नहीं समझ आया, कुछ कोई पॉइंट नहीं पता लगा, प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। ओके, तो जिन बच्चों को ये प्रोसेस समझ आ गया, उनको प्रिज्म का समझाना पड़ेगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, ध्यान से सुनो, अब मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा इस बार। प्रिज्म कैसा दिखने में होता है? देखो ऐसा होता है, मैं आपके कैमरे में दिखा रहा हूं, लिसन केयरफुली, लुक एट। ये एक ट्रायंगुलर कांच का पीस दिख रहा है, जिसका फ्रंट भी ट्रायंगुलर है और बैक भी ट्रायंगुलर है, लेकिन साइड पे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर फेसिस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर। देखो ऐसे, एक ट्रायंगुलर फेस, दूसरा ट्रायंगुलर फेस फ्रंट और बैक का, और नीचे वाला एक रेक्टेंगुलर, और साइड वाला एक रेक्टेंगुलर, और उस तरफ वाला एक रेक्टेंगुलर। दिस इज व्हाट प्रिज्म। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, यूजुअली कांच का बना होता है। ओके, सुनो, मैंने एक प्रिज्म लिखा, प्रिज्म। Excuse me, sir. यस, Sir, please increase the brightness, please. प्लीज वंस अगेन, व्हाट यू वांट टू से? Sir, please increase the brightness. ब्राइटनेस, ओके ओके, ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं हम, बेफिक्र। राइट, ठीक है। अब टीचर आपको प्रिज्म दिखाने लगे हैं। लुक हियर, दिस इज योर प्रिज्म बॉडी, एंड दैट सरफेस ऑफ द प्रिज्म which is touching the table is known as base of the prism, base of prism। ओके, इस वाले को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज नंबर 1, और ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज नंबर 2। और अंदर कांच है, तो ये सारा क्या बन गया? डेंसर मीडियम। और बाहर मान लीजिए एयर है, तो बाहर क्या बन गया? रेयर मीडियम। ओके, अब देखो होता क्या है। एवरीबॉडी यहां से अटेंटिव हो जाओ। अब जो बच्चे को ये नहीं समझ आएगा, उसको रेनबो नहीं समझ आएगा। लेट मी टेल यू वेरी फास्ट। तो यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट से हमने ऐसे लाइट थ्रो करा, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इंसिडेंट रे। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटे मान लीजिए ये प्रिज्म ना होता तो क्या होता, तो बच्चा कहेगा सर फिर ये रे ऑफ लाइट आपकी डॉटेड पाथ को फॉलो करती हुई सेम स्ट्रेट लाइन में निकल जाती। ओके, ऐसे निकल जाती। तब मैंने पूछा अच्छा बेटे आप लोगों ने पेपर में स्केल से करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, हल्का सा भी बेंड आ गया इसमें तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एकदम से। यू शुड यूज द स्केल इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो देखो अभी भी थोड़ा सा बेंड आ गया मेरे से, चलो आप ड्रा कर लेना खुद से। यू कैन यूटिलाइज दी, एनीहाउ। अब देखो, अब यहां पर इसने राइट लाइट को टकराया ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टीचर नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दिस ग्रीन कलर लाइन इज नॉर्मल? वेरी सिंपल,
90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन जो रिफ्रैक्टिंग एज के साथ बनाती है उसी को तो नॉर्मल बोलते हैं। ओके, तो ये इंसिडेंट लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो किधर को मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी ये रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ झुकाव दिखाएगी। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अपने डॉटेड पाथ को छोड़कर ग्रीन कलर वाले नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ओके, तो मैं आपको वो लाइन दिखा रहा हूं, ये वाली, ये गई। ओके, ये आ गया सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइट किधर से किधर जा रही है? अवे, देखो, डेंसर टू रेयरर। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। पहले क्या था? रेयरर टू डेंसर। तो ग्रीन कलर की तरफ झुक गई थी, नॉर्मल की तरफ झुक गई थी, डॉटेड पाथ को छोड़कर। तो अब हम दूसरा नॉर्मल ड्रा करते हैं। दूसरे नॉर्मल को मैंने ये ब्राउन कलर से शो करा। बच्चा कहता है सर हाउ कैन यू से दिस इज नॉर्मल? वेरी सिंपल, ये नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बना रहा है येलो कलर वाले सेकंड रिफ्रैक्टिंग एज के साथ। इसका मतलब है व्हाइट कलर ऑफ लाइट जो है सीधी ना जाकर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे क्यों आएगी इस बार? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। पहले ग्रीन कलर वाले नॉर्मल की तरफ झुकी क्यों थी पहले वाले केस में? क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही। तो ये अपना ये वाला डॉटेड पाथ छोड़कर अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर को चलेगी। ये जो लाइट निकलती है फाइनली, अब मैं इसमें लेवलिंग करने लगा हूं, ध्यान से सुने ना। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ओके, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और जिधर को ये जा रही थी प्रिज्म की एब्सेंस में डॉटेड पाथ, और फाइनली चलेगी, दोनों के बीच में जो टीचर ग्रीन कलर से एंगल ये दिखा रहे हैं व्हाइट कलर से, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ओके, और सुनो, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ ग्लांस। अब ध्यान से सुनना पड़ा, थोड़ा सा बारीकी वाला मामला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटे। टीचर दो एंगल्स को येलो कलर से शेडेड करेंगे। ये देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को शेडेड करा टीचर ने, इसको बोलते हैं R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1। एक और देखो, अगर ये लाइट इधर से ऐसे जा रही होती तो ऐसे करके बिल्कुल वापस आ जाती, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर जाके गिरती, यानी रिट्रेस कर सकती। अगर इसको लाइट को मिरर रख के वापस भेज दिया जाए, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो यहां पर टीचर एक और एंगल को ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं, ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं, देखो। इस एंगल को बोलते हैं R2, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2। ओके, अब आपने ये क्या पढ़ा है सारा? ये पढ़ा है रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म। इसमें आपने याद क्या क्या रखना है? ध्यान से सुन लो, याद क्या क्या रखना है। पहला आपने ये याद रखना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। जल्दी से नोट कर लो। दूसरा क्या याद रखना है? I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस ई, A प्लस ई। ओके,
तीसरा आपने क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R1। एक और याद रखना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ R2। ये दो बातें याद रखनी है। अल्टीमेटली आपको जो बच्चा बोले इसमें सर इसमें मेरे को मेन चीज क्या याद रखनी, मेन चीज ये डायग्राम याद रखनी है कि कैसे लाइट इधर जाती जाती इधर को चलेगी। अब एक खास बात, सबसे खास बात, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेल्फ, RAYLEIGH। इस साइंटिस्ट ने हमें यह बताया, ध्यान से सुनना, खास बात है कि अगर आप यहां से रेड कलर की लाइट फेंकते हो तो डेल्टा अलग आता है, अगर ब्लू कलर की फेंकते हो तो डेल्टा अलग आएगा, अलग वैल्यू का आएगा, अगर येलो कलर की लाइट फेंकते हो तो डेल्टा अलग आता है। इस साइंटिस्ट ने बताया एक ही प्रिज्म में एक ही डायरेक्शन से अलग अलग कलर की लाइट फेंकने पर डेल्टा की वैल्यू अलग निकलती है। हमने कहा ठीक है जी। कहता अब आप ये जो एक्सपेरिमेंट आपने करा है इसमें फेंकी हुई लाइट किसी भी कलर की हो सकती है लेकिन व्हाइट कलर की नहीं होगी, नॉन व्हाइट होगी। सर आपने तो व्हाइट दिखाई है, मैंने तो सिर्फ डायग्राम की बेटर विजिबिलिटी के लिए दिखाई। ओके, किसी भी कलर की लाइट हो सकती है पर व्हाइट नहीं हो सकती, राइट। तब ये डेल्टा अलग अलग होगा, तो टीचर ने ये दिखाया आपको रिफ्लेक्शन। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको पढ़ना है एक और प्रोसेस, कौन सा, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में आपने सेम ले लिया प्रिज्म, ध्यान से सुना, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट आपका इस बार ग्रांटेड तौर पर व्हाइट ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। कंडीशन है, पिछले केस में क्या था, नॉन व्हाइट, इसमें क्या है, होना ही व्हाइट चाहिए। ओके, अगर होना ही व्हाइट चाहिए तो इसका मतलब है ये लाइट इससे ऐसे निकली व्हाइट कलर की और ये रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर टकराई और ये रेयर से डेंसर में जा रही है और यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी शो कर दिया पहले की तरह, एंगल ऑफ प्रिज्म भी शो कर दिया पहले की तरह। ओके, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटे, ये जो व्हाइट लाइट होती है ना बेसिकली 7 कलर्स की मिलके बनी होती है और वो 7 कलर ये होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर से सुनो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको पढ़ने में क्या बोलते हैं, विबग्योर। ओके, तो इसका मतलब है जब व्हाइट रे ऑफ लाइट यहां से यहां गिरी, बेसिकली 7 कलर इकट्ठे गिर रहे। मैं एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा अभी आपको करके, 7 कलर्स इकट्ठे गिर रहे और रेल्फ साइंटिस्ट ने क्या बोला था, हर अलग कलर के लिए डेल्टा अलग होएगा। और तब उधर हमने क्या नोट करा बच्चे, जब इधर हमारे पास रिफ्रैक्शन शो हुआ ना यहां से, तो यहां से 7 रेज ऑफ लाइट बन गई, एक यहां पहुंच गई, एक थोड़ी उसका एंगल ऑफ डेविएशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, कितनी पहुंचेंगी, 7। 1 2 3 4 5 6, एक रह गया बेटे, 7 डिफरेंट। अब बच्चा बोलता है सर सभी का डेल्टा अलग अलग कैसे, देखो लाइट किधर जा रही थी, व्हाइट, अदरवाइज किधर को जा रही थी, तो किसी एक एंगल का डेल्टा इतना, दूसरे का उससे बढ़कर, तीसरे का उससे भी ज्यादा, चौथे का उससे भी ज्यादा, पांचवें का उससे भी ज्यादा, छठे का उससे ज्यादा, सातवें में एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम था। अब टीचर बच्चा पूछता है सर ये कौन से कलर का मैक्सिमम होता है, कैसे होता है, क्या ये कैसे पता लगा। टीचर ने यहां पर व्हाइट कलर की स्क्रीन रखी, यानी कागज रखा, उसके ऊपर सातों कलर दिखने लग गए।
और वो आपको बताना चाहूंगा, सबसे नीचे वाला कलर था बेटे, जो सबसे नीचे था वो कलर था आपका वायलेट, और सबसे ऊपर वाला कलर था रेड। और आपके इधर से इधर को स्पेलिंग बढ़ है, नीचे से ऊपर को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ठीक बच्चा बोलेगा, अच्छा सर इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो था वो रेड कलर के लिए मिनिमम है फिर। यस, एंगल ऑफ डेविएशन सर वायलेट कलर के लिए इसका मतलब वो मैक्सिमम हुआ। बिल्कुल सही सर। ये जो व्हाइट कलर अपने 7 कलरों में टूट गई प्रिज्म की मदद से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस का नाम तो डिस्पर्शन है। स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट into its 7 constituting colors when it is let to pass through prism is called dispersion। जानते हो इंग्लिश के कौन से वर्ड से बनाया है इसको? डिस्पर्स से बनाया। ये वर्ब तो आपने सुना होगा, डिस्पर्स। There was a crowd agitating and police lathi charged and the people dispersed here and there। तो जो बंधी हुई व्हाइट लाइट थी वो अपने 7 कलरों में बिखराव हो गया, उसका स्प्लिट होगी। और जब इन 7 कलरों को व्हाइट स्क्रीन पर दिखाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया रेनबो पैटर्न दिखता है। और उस पैटर्न को बोलते हैं हम, जो 7 कलर इस स्क्रीन पर दिखेंगे, ये पैटर्न जिसको हम टच भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ये सारा किसने बताया हमें? हमें रेल्फ साइंटिस्ट ने बताया, बाय रेल्फ। एक खास बात और, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। यहां से सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट आ रही थी, मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दूं सन से, किससे रिप्लेस कर दूं? सन से। सन भी तो सोर्स ऑफ लाइट है व्हाइट का। ओके। और प्रिज्म को मैं रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस करूं? बारिश होने के रुकने के बाद हवा में लटकी हुई टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से। फिर से सुनो, बारिश होने के बाद रुकने के बाद हवा में नमी की लटकी हुई बूंदों से रिप्लेस कर दूं, यानी प्रिज्म इज रिप्लेस्ड बाय रेन ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स। तब, और इस कागज को रिप्लेस कर दूं, ये जो व्हाइट स्क्रीन है, पेपर, व्हाइट स्क्रीन एक्ट कर रहा है, पेपर, व्हाइट पेपर एज स्क्रीन। इस कागज को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? आसमान से, स्काई से। तब यही 7 कलर आपको आसमान में बने हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छे, जिसको आप इंद्रधनुष के नाम से जानते हो, जिसको आप रेनबो कहते हो। ओके। सोर्स ऑफ लाइट किससे रिप्लेस करा? सन से। प्रिज्म इज रिप्लेस्ड किससे? रेन ड्रॉपलेट से। और पेपर किससे रिप्लेस करा? स्काई एज ए स्क्रीन। जिन बच्चों को रेनबो और स्पेक्ट्रम समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड। अब चेक करूंगा पहले, अगर देखता हूं कोई झूठ। एक गुड़िया अभी भी, बेटे 9th C के सेंट्रल बेंच में अकेली लड़की बैठी है, जो माइक पे आ जाए जरा। सेंट्रल बेंच पे, 9th C के सेंट्रल बेंच पे अकेली लड़की माइक पे आ जाए और मेरे को बताए क्या नहीं समझ आया इसको। सर टाइम इज ओवर। मैं जो पूछ रहा हूं उसकी जवाब दिया जाए। 9th C, सेंट्रल लाइन पे, सेंट्रल बेंच पे बच्चा बैठा, जो क्या नहीं समझ आया बेटे आपको? आपको क्या नहीं समझ आया? आपका दोनों बार हाथ नहीं खड़ा था। सरप्राइजिंग। अब मैं आपको बस एक बार एक्सपेरिमेंट दिखाना है टेबल के ऊपर। ओनली 2 मिनट्स आई नीड। मैडम सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मैं बच्चों को कागज पे एक्टिविटी दिखा दूं रेनबो की, और पीरियड इज ओवर। ज्यादा इधर आओ, मैं अपने असिस्टेंट को बुला लूं। थोड़ा सा लाइट ऑफ हो जाएगा बच्चे। ये देखो, ये मेरे पास टॉर्च है, सोर्स ऑफ लाइट।
ये प्रिज्म है और मेरे एक्टिविटी टेबल के ऊपर हम फोकस करते हैं कैमरे को। सभी बच्चे देखो, जल्दी करो जी, जल्दी करो, शाबाश। ये मैंने अंधेरा करा कमरे में। शाबाश मैडम, जल्दी करना, बच्चे का बट टाइम कम है, उनका पीरियड शुरू। शाबाश, ये देखो ये टेबल है, इसके ऊपर बेटे मैंने ये प्रिज्म रखा हुआ है और बेटर डिस्पर्शन के लिए मैंने डबल प्रिज्म कर दिया, राइट। और ये मैंने टॉर्च से नैरो बीम बनाने के लिए हल्का सा होल कर दिया इसमें, ये देखो बहुत होल कर दिया, और भी पतला होल कर सकते हैं हम इसको। अब देखो इसमें ये देखना 7 कलर आपको व्हाइट स्क्रीन पर दिखेंगे। छोड़ दो बस। ये आप वेट ए मिनट, देखना आप कागज के ऊपर आपको 7 कलर दिखाई देंगे। हैव यू नोटिस्ड? ये देखो बेटे 7 कलर, मेरे असिस्टेंट आपको पेन की निशानी से टच करके दिखाएंगे। ये देखना 7 कलर आपको दिखाई देंगे अभी, ये देखो। ये देखो 7 कलर्स क्लियर दिखाई देते हैं बेटे आपको। ओके, ये देखो क्लियर, शाबाश। तो स्विच ऑन द लाइट नाउ। तो बच्चे इनको ये 7 कलर्स दिखाई दिए थे, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड जिनको। गुड जॉब। तो हमारी एक्टिविटी भी हो चुकी और थ्योरी भी हो चुकी। ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको हमने डिस्कस कर। थैंक यू, आप घर जाके जरूर करके देखना। ये बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, लगभग आपको। Excuse me, sir. इट विल कॉस्ट यू 20। Excuse me, sir. यस, वन क्वेश्चन। हाँ जी बेटे। सर अगर बीम ऑफ लाइट एंगल ऑफ प्रिज्म पर पड़े तो? बीम ऑफ लाइट को हमने एंगल ऑफ प्रिज्म के, अच्छा यहाँ पर, तो बेटे सुनो, तो एक डायग्राम में पीछे। हाँ मैं समझ गया। आप कहते हो कि यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर पड़े, यस। यस सर। देखो तब इसका ऐसे होगा, ध्यान से। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ी इधर, ये देखो ऐसे पड़ी, तो मेरे को यहां पर नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रा करने पड़ेगा, रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर, ये इधर को चले जाएंगे। और यहां से ऐसे पड़ी लाइट, फिर से नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगी इधर को, तो वो जुड़ना शुरू हो जाएगी, फिर आपको डिस्पर्शन नहीं दिखाई देगी। ओके, हमने तो लाइट को बिखेरना है, इसलिए हमें एज के ऊपर ही लाइट थ्रो करनी पड़ेगी। सर अगर लाइट सीधी वर्टेक्स पर पड़े? वर्टेक्स पे ऐसे, ऐसे बिल्कुल। यस, ऊपर से एंगल ऑफ प्रिज्म से। तो वही तो थ्रो करी है, ये देखो लाइट मैंने ऐसी तो थ्रो करी थी। यू मीन टू से ऐसे ना, आप यही कह रहे हो, ऐसे ना, ऐसे ऐसे कह रहे हो ना? यस सर। हाँ सुनो फिर, जब लाइट इधर से ऐसे ड्रा करेगी, ध्यान से सुनो लो, इसी में दिखा देते हैं, बिल्कुल टिप के ऊपर थ्रो करते हैं, चलो बिल्कुल टिप के ऊपर थ्रो कर। ओके, तो जब टिप के ऊपर थ्रो करा, तो नॉर्मल किधर को ड्रा करेंगे? ये देखो, ये इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी पड़ती है, तो ये नॉर्मल के अलोंग गिरी। जब नॉर्मल के अलोंग रे ऑफ लाइट कभी गिरे जैसे ऐसे, तो वो उसकी डेविएशन भी नहीं होती, डिस्पर्शन भी नहीं होती, डेविएशन भी नहीं, सीधी जाएगी। ज्यादा डिटेल फिर हम अभी, हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल मैं बेटर डायग्राम बना के आपको दिखा सकता हूं अगर मिला तो, ठीक है। वैसे ये ओके सर। कुछ है भी, ये बियॉन्ड दी सिलेबस है, फिर भी मैं बताऊंगा अगर अगले पीरियड में टाइम बचा। शाबाश बच्चे, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। You can attend your next lecture.